अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 26 मई 2021 मुताबिक 13 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। खबरों की जानिब चलने से कबल एक अहम गुजारिश अपने नाजरीन खुसूसन अहले कलम हजरात की खिदमत में पेश कर दे। रोजनामा अवधनामा सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी की मजमूई खिदमात पर एक खुसूसी शुमारा बउनवान यादगार वक़ार रिजवी शाये करने का इरादा रखता है, जिसके लिए आप हजरात का कलमी ताबुन दरकार है। हमें उम्मीद है कि आप हजरात यादगार वक़ार रिजवी नंबर के लिए अपनी तहरीरें मुअय्यना मुद्दत यानी 30 मई 2021 से कबल awadnama@gmail.com या mrawadnama@gmail.com पर इरसाल फरमा कर शुक्रिया का मौका ज़रूर देंगे। मज़ीद मालूमात के लिए 9807694588 या 9956779708 पर राब्ता किया जा सकता है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस वबा के दरमियान हाल ही में ख़त्म होने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी की कारकर्दगी को देखते हुए रियासत की योगी हुकूमत और रियासती बीजेपी में एक बड़े रद्दोबदल की कयास आराइयों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 के असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत को नया नायब वजीर आला मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक नौकरशाह से सियासतदा बने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा को नायब वजीर आला बनाया जा सकता है। जिन अजला में पार्टी ने पंचायत इंतखाबात में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कोरोना वबा में उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, वहाँ के जिम्मेदार वज़रा के पर कतरे जा सकते हैं। एक हिंदी अखबार में छपी खबर के मुताबिक अरविंद कुमार शर्मा को असेंबली इंतखाबात से पहले नायब वजीर आला का ओहदा मिल सकता है। इस खबर को उस वक्त ताकत मिली जब सोशल मीडिया पर पीर को यह खबर वायरल हुई कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाने की बात हुई है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि वो लखनऊ में ही मौजूद है। कोरोना बहरान में लगातार हो रही अमवात और इन्फेक्शन के मामलात में खातिर ख्वाह कमी न आने से उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पहले ही परेशान है और अब बीजेपी के रुकन असेंबली ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर रियासती हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा दी है। गाजियाबाद के लोनी असेंबली हल्के से मुंतखब एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने हुकूमत के इंतजामी अफसर एडीएम पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का इल्जाम आयद करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस ताल्लुक से हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट से 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का हुक्म जारी कर दिया है और साथ ही आइंदा 7 जून को समाअत की तारीख मुकर्रर की है। एक और खबर के मुताबिक अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मरकज नई इंटरमीडिएटरी रहनुमा खतूत पर अमल दरामद नहीं करते हैं तो उन पर 26 मई से पाबंदी आयद की जा सकती है। मरकजी हुकूमत के नए रहनुमा खतूत पर अमल आवरी की आखिरी तारीख आज यानी 25 मई को खत्म हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पाबंदियां कल से यानी 26 मई से नाफिज की जा सकेंगी। हुकूमत हिंद की जानिब से बनाए गए चंद कवायद पर अमल करने की हिंदुस्तान में खिदमात अंजाम देने वाली तमाम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मुकर्ररा आखिरी तारीख आते ही इस मामले पर फेसबुक की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि वो इन उसूलों पर अमल आवरी करने का मंसूबा रखती है। खतरनाक गर्दावी तूफान यास के बुध को अलसुबह उड़ीसा के शुमाली साहिली अजला धर्मा और बालासोर तक पहुंचने के इम्कान के पेश नज़र लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम मजीद तेज कर दिया गया है और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक 64,000 सरकारी अमला यास तूफान से निपटने के लिए मुस्तैद है। इसके अलावा सेवक पुलिस, होमगार्ड समेत 2 लाख पुलिस एहलकार भी तैनात किए जा चुके हैं। इधर नए ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का मुजाहरा दिल्ली बॉर्डर्स पर भले ही थोड़ा मध्यम पड़ गया हो, लेकिन किसानों के हौसले अभी भी बुलंद नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर किसान तहरीक को तेज करने का इरादा करते हुए बड़ी तादाद में किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया हुआ है, इसलिए दिल्ली से मुल्हक रियासतों के कई किसान ग्रुप बनाकर गाजियाबाद बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली के कुछ दीगर बॉर्डर्स पर भी पहुंच गए हैं। किसान मोर्चा ने साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली बॉर्डर्स पर बड़ी तादाद में किसान जमा हो रहे हैं और मुजाहिरे के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा ताकि किसी भी मुश्किल हालात का सामना ना करना पड़े। हैदराबाद में कुल हिंद शिया मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन ने अपने इजलास में रोजनामा सहाफत लखनऊ मौरखा 20 मई 2021 में शाया करदा सीनियर कालम निगार अब्दुल हफीज के मुफ्तिदाना व मुजरिमाना मजमून की सख्त तरीन मजम्मत की है, जिसमें मौलाए कायनात हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई और अहले इस्लाम के दिलों को मजरूह किया गया। इजलास में इसे एक मंसूबा बंद साजिश से ताबीर किया गया और नफ्स रसूल से बुग़्ज़ व हसद का नतीजा करार दिया गया।
रसूल करीम ने बारहा वाज़ेह किया है कि अली की मंजिलत क्या है। फरमाया, मन अहब्बा अलीयन फ़क़त अहब्बनी, मन सब्बा अलीयन फ़क़त सब्बनी, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। जो अली का गुनहगार है वो खुदा और रसूल का भी गुनहगार है, हम इसे माफ करने के मजाज नहीं है। हम इतना ही जानते हैं कि तीनत अपना असर जरूर दिखाती है। कुल हिंद शिया मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन इस जुर्रत बेजा और फेल शनी की पुरजोर मजम्मत करती है और तंबीह करती है कि ऐसी रिकेट हरकत फिर न दोहराई जाए। शाहीन अकेडमी लखनऊ के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महदी ने कहा है कि कोविड-19 की जद में आकर बड़ी तादाद में लोग वफात पा चुके हैं। इस वजह से मुतादिद बच्चे यतीम और बेसहारा हो गए हैं। इन बच्चों का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। वो माशी इस्तिताअत न रखने के बाइस तालीम भी छोड़ सकते हैं। यतीम की किफालत करने वाले की फजीलत हदीस नबवी में यह बताई गई है कि जन्नत में वो रहमतुल आलमीन खातिमुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। यतीमों की किफालत करना और उनकी तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम करना बिलाशुबा बहुत बड़ी नेकी का काम है। मौलाना फरंगी महदी ने कहा कि इस पुरआशोब दौर में शाहीन अकेडमी ने फैसला किया है कि कोविड-19 का शिकार हुए अफराद के यतीम बच्चों के लिए अकेडमी में तालीम, क़याम और ताआम का मुफ्त इंतजाम किया जाए। पीस पार्टी के नायब कौमी सदर डॉक्टर अब्दुल रशीद अंसारी ने जारी प्रेस रिलीज के जरिए बाराबंकी में मस्जिद को शहीद किए जाने की सख्त अल्फाज में मदम्मत करते हुए कहा कि आज मुल्क के एक मखसूस तबके व उसके मजहबी मकामात को निशाना बनाकर उनके जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। ये जालिमाना हरकत इंतजामिया ने बिला किसी जवाज के तअस्सुब की बुनियाद पर फिस्ताई अनासिर को खुश करने के लिए की है। ऐसे हालात में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदाराना तहकीकात कराकर मस्जिद शहीद करने वाले खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि जमहूरियत की पेशानी पर लगा बदनुमा दाग धुल सके। उन्होंने हुकूमत से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराकर खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर और रुकन पार्लियामेंट आजम खान की तबीयत एक मरतबा फिर बिगड़ गई है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मेदांता अस्पताल की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक पीर के रोज आजम खान का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस और क्यूटी पाई गई। बुलेटिन में कहा गया है कि आजम खान की हालत फिलहाल तशवीशनाक है मगर काबू में है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें भी डॉक्टरों की इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। मेदांता लखनऊ की क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट टीम उनके बेहतर इलाज के लिए लगातार काम कर रही है। ख्याल है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 9 मई को कोविड-19 के इन्फेक्शन के सबब लखनऊ में वाक़ मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के नायब सदर वसीम हैदर ने जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। वसीम हैदर ने कहा कि जनाब जयंत चौधरी इससे पहले कौमी नायब सदर के ओहदे पर फायज थे और पार्टी को मजबूती फराहम करने में जनाब चौधरी अजीत सिंह के साथ शाना बशाना काम कर रहे थे। वसीम हैदर ने कहा कि जनाब जयंत चौधरी एक ऐसे नौजवान रहनुमा है जिनको मुल्क और रियासत का हर तबका बहुत पसंद करता है। निहायत होनहार, संजीदा और सेकुलर मिजाज तबीयत के मालिक है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी से अवाम को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्हें रियासत की अवाम आंजहानी चौधरी चरण सिंह की शक्ल में देख रहे हैं। उनके कौमी सदर बनने से रियासत की अवाम और खासतौर से पार्टी कारकुनों में काफी खुशी है और उम्मीद है कि आने वाले 2022 के असेंबली इंतखाबात में जनाब जयंत चौधरी साहब की क़यादत में पार्टी को नुमाया कामयाबी हासिल होगी। अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जोर देकर कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल यानी UNSC अब फिलिस्तीन के मसले को नजरअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है। तुर्की के टेलीविजन चैनल TRT पर नश्र होने वाले एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फिलिस्तीन पर इसराइल की जारहियत के हालिया वाकयात ने उन लोगों को झंझोड़ दिया है जो बाहर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी तवक्को नहीं थी कि इस्लामी ताउन काउंसिल OIC और अरब लीग अमली तौर पर फाल हो जाएगी, नॉन अलाइन मूवमेंट मुतहर्रिक हो जाएगी और इसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का खुसूसी हंगामी इजलास बुलाया जाएगा। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अमेरिका का इसराइल पर असर और रसूख है और उसे इसराइल को राजी करने में ज्यादा फाल किरदार अदा करना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहा है वो दुनिया को कबूल नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की अफवाज ने इलेक्ट्रॉनिक जंग की मशकें शुरू कर दी हैं, जिनमें चारों फौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी ईरान के सूबे अस्फहान के करीब जारी इन फौजी मशकों को स्काई शील्ड का नाम दिया गया है। फौज के कोऑर्डिनेटर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने असर हाजिर की जंगों में इलेक्ट्रॉनिक जंग की अहमियत की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि ईरानी फौज ने इलेक्ट्रॉनिक जंग के लिए लाजमी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और फौज के मुख्तलिफ यूनिट इन मशकों के दौरान भरपूर इलेक्ट्रॉनिक जंग की तरह दो तरफा सिग्नलों की मालूमात जमा करने के अलावा तयशुदा हरबी कार्रवाइयां भी अंजाम देंगे। इस्लामी जमहूरिया
ہے ایران نے انواع و اقسام کے الیکٹرانک جنگی آلات و وسائل تیار کر لیے ہیں جن میں پیراسائٹک اوسیلیشن، جیمر اور ریڈار بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق 1 مئی سے امریکی افواج کے انخلا کے آغاز کے بعد سے افغانستان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور شدت پسند نئے علاقوں پر قبضے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ رات بھر جاری رہنے والی لڑائی میں طالبان کے 50 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان تصادم کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا، جس کے باعث سینکڑوں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ حالیہ دنوں میں شدت پسندوں نے وردک صوبے کے 2 ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ کے سابق چوٹی کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو افغانستان خالی کرنے کے فیصلے پر پچھتانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں ان کے بقول ایک بار پھر خانہ جنگی لوٹ سکتی ہے۔ سابق امریکی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغان مفاہمت خلیل زاد کی بہترین سفارتی کوششوں اور دیگر متعدد اقدامات کے باوجود افغانستان میں انتہا پسندی بڑھنے کے خدشات موجود ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے شہادت میں بیان کی گئی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خلیل زاد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے قائل ہیں اور ان کے ساتھ عراق میں کام کر چکے ہیں، لیکن جنرل پیٹریاس کا کہنا تھا کہ ایسی کوششوں کے باوجود خدشہ ہے کہ افغانستان میں انتہا پسند گروہ اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنا سکتے ہیں۔ فلسطینی کے قومی و اسلامی گروہوں کی رام اللہ میں ایک نشست ہوئی جس میں آئندہ جمعے کو یوم غضب منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی گروہوں نے اپنی نشست کے اختتام پر اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی مصنوعات کے بائیکاٹ اور اس غیر قانونی حکومت کے لیے امریکی حمایت کی مخالفت میں مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک استقامت اور فلسطینی قوم کی کامیابی سے مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے ایجنڈے میں سر فہرست قرار پا گیا ہے اور غاصب صہیونیوں کے حملوں اور جارحیتوں سے فلسطینی عوام کی مزاحمت و استقامت کے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر فاروق ارگلی کے مضمون کی دوسری اور آخری قسط شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے رزخان کی زندگی اور شاعری پر روشنی ڈالی ہے۔ اس مضمون کے اختتامی کلمات اس طرح ہیں: سن 1533 عیسوی کو رزخان کا سال پیدائش مانا جاتا ہے اور وہ 20-22 برس کی عمر میں برج بھومی پہنچے، یعنی 1555 اور 1560 کے درمیان۔ تو یہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا زمانہ اقتدار تھا۔ اکبر کے دربار میں ہندو شاعروں اور ودوانوں کی بھرپور قدر افزائی کی جا رہی تھی۔ رامائن، مہابھارت اور ہندو دھرم کی دوسری مقدس کتابوں کو فارسی میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس عہد کی تاریخ میں رزخان نظر نہیں آتے، جن کے کلام نے ان کی زندگی میں ہی غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ اکبر کی وفات 1605 عیسوی میں ہوئی۔ رزخان اس وقت زندہ تھے۔ ان کا انتقال ہندی ادب کے محققین کے مطابق 1618 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت جہانگیر کی حکومت تھی۔ جہانگیر 38 برس کی عمر میں سن 1605 میں تخت نشین ہوا۔ جہانگیر کے متھرا کے ایک سنیاسی سے بے انتہا عقیدت اور اس سے ملاقات کے لیے کئی بار متھرا جانے کا تذکرہ معاصر امراء اور جہانگیر نامہ میں موجود ہے، لیکن اپنے عہد کے اتنے بڑے شاعر کا ذکر کہیں نہیں ملتا، جبکہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں متعدد باکمال ہندو شخصیتوں کی قدردانی کے بہت سے تذکرے موجود ہیں۔ اس سے یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رزخان نے ایک تارک الدنیا صوفی اور سنت کی طرح اپنی پوری زندگی دیار محبوب یعنی برج بھومی میں فقیرانہ اور قلندرانہ شان بے نیازی سے گزاری۔ سرکار، دربار اور دنیاوی کاروبار سے کوئی واسطہ نہیں رکھا اور نہ ہی کسی بادشاہ یا امیر کا قصیدہ لکھا۔ ادب اطفال اور سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے حسین قریشی کی دوسری اور آخری قسط کے علاوہ ظاہر حیدری کی خدمات پر ریسرچ اسکالر محمد یوسف رضا کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں وہ ظاہر حیدری کا تعارف پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ظاہر حیدری کا اصل نام غلام عباس تھا اور ظاہر تخلص۔ حیدری اپنے استاد جلال الدین حیدر دہلوی کی مناسبت سے تھا۔ ان کی پیدائش 1 جولائی 1905 کو بلند شہر ضلع کے قصبہ سانکنی میں ہوئی۔ سانکنی کے پاس ہی جہانگیر آباد ہے، جہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رہا کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم نانا علی بخش قریشی کے پاس رہ کر حاصل کی، پھر اس کے بعد 1920 میں میڈل کی سند حاصل کی۔ 28 مئی 1921 کو الہ آباد بورڈ کا اعلیٰ قابلیت کا امتحان پاس کیا۔ 1930 میں انہوں نے دہلی سے پرائمری استاد کی سند حاصل کی۔ علم ریاضی میں ماہر تھے، اردو زبان کے علاوہ فارسی کے بھی اچھے عالم تھے۔ جب انہوں نے شاعری کی طرف توجہ کی تو اس وقت دہلی میں مشہور و معروف استاد جلال الدین حیدر دہلوی کا چرچا تھا۔ ظاہر حیدری نے انہی سے شرف تلمذ حاصل کیا اور ان کے سب سے عزیز شاگرد ہو گئے۔
حیدر دہلوی اپنی رباعیات کی وجہ سے مشہور تھے اور بقول حاجی میاں فیاض الدین صاحب اسی مناسبت سے خیام الہند کہلاتے تھے۔ ظاہر حیدری کے معاصرین میں مانی جائزی، پنڈت گوپی ناتھ امن، شیش چند طالب دہلوی، بشیشر ناتھ منور لکھنوی، شیری بھوپالی اور بسمل سعید کے نام اہم ہیں۔ دہلی میں ہی اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول سے 1967 میں ریٹائر ہوئے اور غالباً 1978 میں ان کا انتقال اپنے وطن سانکنی میں ہوا۔ ظاہر حیدری کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد عزیز حاجی میاں فیاض الدین صاحب نے ان کی غزلوں کا انتخاب کیا اور 2011 میں دست مشگاہ کے نام سے ایک مجموعہ خواجہ پرست دہلی سے شائع کیا۔ صفحے کے منظوم حصے میں والا جمیل الاسیری کی نظم اور ضیاء کاظم تقوی کی غزل بھی موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔